नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज एक और नए फंड और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस फंड में अगर आप निवेशित हैं या आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, और वो फंड मैनेजर जो उसको मैनेज कर रहे हैं उनकी क्या सोच है मार्केट के बारे में, उस फंड के बारे में, उस फंड की डिटेल की भी हम बातचीत करेंगे। तो आज हमने जो चुना है उसका नाम है मिरे एसेट का लार्ज कैप फंड, यानी जहाँ पे बड़ी कंपनियां, ब्लू चिप्स में जहाँ पे पैसे लगते हैं। और साथ ही उसको जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है गौरव मिश्रा। बहुत लंबा अनुभव है और टॉप परफॉर्मर में से एक हैं। तो गौरव जी से ये समझने की कोशिश होगी कि भाई इस फंड में इस वक्त कोई पैसे लगाए तो क्यों लगाए। लेकिन इससे पहले कि फंड मैनेजर को चूँकि हम लोग गेस करने की कोशिश करते हैं इस शो में, तो मैं ये समझना चाहूँगा गौरव जी से कि इस वक्त मार्केट को लेकर के उनका नज़रिया क्या है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है, तरह तरह की बातें, अलग अलग जितने लोग होते हैं उतनी बातें सामने निकल के आती हैं। तो गौरव जी क्या नज़रिया क्या है आपका इंडियन मार्केट को लेकर के? पिछले 1.5 साल से तो बिल्कुल पैसा नहीं बन रहा लोगों का। जी नीरज जी, हमारा और मेरा नजरिया मार्केट की तरफ एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नजरिया है। स्पेशली इन्वेस्टर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 1 साल या उससे लंबी है। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी रह सकती है, उसके कारण हम सबको पता है, दिखते हैं बेसिकली ग्लोबल क्यूज जो कुछ वॉलेटाइल रह सकते हैं अभी भी उसकी वजह से। बट अगर हम इन्वेस्टर का होराइजन अगर 1 साल और उसके बियॉन्ड है तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और एक अच्छे रिटर्न्स, स्पेशली उसके और लंबे पीरियड के लिए रखो तो कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, तो 1 साल से ज़्यादा के जो नज़रिया रखते हैं, यानी जो लंबे समय के लिए पैसे बनाना चाहते हैं, लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट अच्छा है। लेकिन गौरव जी, अमेरिका से हम लोग बहुत ड्राइव होते हैं और चूंकि बड़ा मार्केट है तो उससे बच नहीं सकते हम लोग। FIIs के बहुत पैसे हालांकि अभी तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन US में अभी बड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जॉब मार्केट की हो, इन्फ्लेशन की हो, वो सब नीचे आ रहे हैं। हाउसिंग थोड़ा सा अभी स्टिकी है, जिसको कोर इन्फ्लेशन मानते हैं, लेकिन फूड एनर्जी काफ़ी नीचे आ गए हैं। फिर भी फेड का अनुमान या ऑड्स जो हम लोग देखते हुए ये मान के चल रहे हैं कि अभी मई वाली बैठक में 25 और हो सकता है जून में भी 25। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रेट हाइक लगातार अभी रुक नहीं रही यूएस में, हम भी एक प्रेशर में, हालांकि हमारे गवर्नर साहब ने इस पर बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि पॉज दे दिया उन्होंने। क्या इक्विटी मार्केट उस शॉक को झेलने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो यूएस की रेट हाइक की साइकिल चल रही है, काफी टाइम से ऑलरेडी मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, कर चुका है। जहां तक इंडियन मार्केट की बात है, जो इंडियन मैक्रोज हैं वो उसका डोमिनेंस ज्यादा रहेगा और आउटलुक उससे ज्यादा डिटरमिन हो। और अगर हम इंडियन मैक्रोज देखें पिछले कुछ टाइम से, इनफैक्ट राइट थ्रू कोविड ऑल्सो और यूक्रेन क्राइसिस में भी एक अच्छा आउटकम इंडियन मैक्रोज का रहा है। और अभी भी आउटलुक मैं कहूंगा कि इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिनली बेटर ही हुआ है। जैसे कि रीसेंट रीडिंग्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, ट्रेड करंट अकाउंट और जो डेफिसिट्स हैं वो भी ठीक हैं, बजटरी अजम्पशंस और बजट फिस्कल डेफिसिट आउटलुक, वो सब एक स्टेबल हेल्दी मैक्रो की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो थोड़े बहुत सप्लाई साइड प्रेशर्स थे भी इन्फ्लेशन के ऊपर जिनका असर था, वो अगर कंट्रोल में आ रहे हैं तो इंडिया का मैक्रो रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, तो वो इक्विटीज को एक डाउनसाइड सपोर्ट देगा। ऑफ कोर्स मार्केट वोलेटाइल रह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल मनी का फ्लोज का इम्पैक्ट रहता है, पर वो शॉर्ट टर्म में रहेगा। और यस, आई मीन जो यूएस की बात है, कहीं ना कहीं जो वो लोग इतने सीवियर स्टीपेस्ट हाइक्स लिए हैं वहाँ की मॉनेटरी अथॉरिटीज ने, उसका असर लैग से आएगा। ऑलरेडी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दिख चुके हैं जो वहाँ की बैंकिंग सिस्टम पे था। मेरे ख्याल से जो ये टाइटिंग भी हुई है उसके भी इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आई एम श्योर वहाँ की अथॉरिटीज डेटा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसका हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके ऊपर बेस नहीं करते हैं, बट श्योरली कहीं ना कहीं पॉज और रिवर्सल भी आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इन्वेस्टर्स जिनका लॉन्ग होराइजन है तो उसमें ये सब चीजें एवरेज आउट हो जाएंगी। अगर कोई शॉर्ट टर्म देख रहा है तो ये टाइम करने की कोशिश कर सकता है, बट नॉर्मली एज एन इन्वेस्टर
आप बिजनेसेस थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए देख रहे हैं और चूज कर रहे हैं। सो मैं यही कहूंगा कि उसका ज्यादा मतलब और डरना नहीं चाहिए। वोलेटिलिटी डेफिनेटली रह सकती है, वो एज अ इन्वेस्टर इन इक्विटीज सबको प्रिपेयर रहना चाहिए। सर अब आते हैं आपके फंड पे। लार्ज कैप फंड है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया है, जो टॉप फंड है उनमें से है ये, और इसने अपने इंसेप्शन से लेके अब तक बहुत बढ़िया रिटर्न भी इसने दिया है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके सारे नंबर्स पढ़ सकते हैं, उसमें हम लोग अपना समय ज़्यादा न दे करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत ही ब्लैंकेट सवाल सर ये पूछता हूँ कि किसी भी निवेशक को इस समय लार्ज कैप फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? अगर रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा रिस्क ले वो, तो मिड कैप में बहुत पैसे बन सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क रिवार्ड है। तो इस फंड की खूबियाँ क्या हैं और क्यों इसमें निवेश करना चाहिए, ये हमें समझाइए। अगर हम लोग देखें कि इंडिया अभी इस समय स्लाइटली $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सब $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर मानते हैं, विश्वास है कि जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक कंट्री को ग्रो करने के लिए, वो सब हैं इंडिया के पास। और अगले 5-10 साल के लिए एटलीस्ट जैसा मैं कह रहा था कि डबल डिजिट या जीडीपी जो है वो 3.5 से 5 और 7 ट्रिलियन तक जाएगी कम से कम। इस जर्नी में ऐसा हुआ यदि, तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो इंडिया की जो लार्ज कैप में टिपिकली 80% ऑफ द पोर्टफोलियो टॉप 100 कंपनीज का होता है, तो अगर इतना सिस्टम और कंट्री डबल हुई 3.5 से 5 और 7 ट्रिलियन, इसमें बड़ी कंपनीज तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगी। इन बड़ी कंपनीज में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनने पिछले कुछ सालों से अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इंडस्ट्री में स्ट्रेंथन नहीं की है। जैसे कि जो बैंक्स हैं, कुछ लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, कुछ लीडिंग पीएसयू बैंक्स। और ये अगर हम देखें तो ये स्टोरी हर सेक्टर में है, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स का सेक्टर हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का सेक्टर हो। अगर 20 साल पहले भी जाएं तो जब इंडिया एक लेस देन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी था, तो जो उस समय की लीडिंग कंपनीज जो वेल मैनेज, सब नहीं बट काफी जो वेल मैनेज हैं, जिनकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, तो उनने इस पूरे पीरियड में नॉट एवरी ईयर, मतलब एक एस्केलेटर जैसे नहीं, बट ट्रेंडिंग ओवर द पीरियड सुपीरियर रिटर्न्स दिए हैं। जब इंडिया भी खुद एज ए कंट्री डबल करेगा, तो जो लार्ज कैप की कंपनीज हैं, इसमें काफी सारी, सब नहीं ऑफ कोर्स, बट काफी सारी जो है ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। बैंकिंग तो एक एग्जांपल है, बट अदर सेक्टर्स भी डिस्क्रिशनरी में जो लीडिंग, जो अच्छी कंपनी होने लगती है, वो थोड़ी सी उनकी साइज डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स कि उनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, बट टिपिकली जो लीडिंग कंपनी, चाहे वो होम बिल्डिंग में हो, चाहे वो वाइट गुड में हो, चाहे इलेक्ट्रिक, वो सब ये टॉप 100 कंपनीज में आने लगती हैं। और इसलिए उनके बिजनेस मॉडल्स प्रूवन जैसे हो जाते हैं, रेजिलिएंट एंड प्रूवन। तो अगर वोलेटिलिटी भी रहती है, वो लार्ज कैप में थोड़ी सी कम रहती है। अगर आप हर इंडेक्स का फेटेलिटी देखें कि कितनी कंपनीज हर साल उस इंडेक्स से नीचे जा रही हैं, तो सबसे कम लार्ज कैप में ही होते हैं। तो एक तरीके से डाउन साइड थोड़ा कम रहता है। और अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे इन्वेस्टर्स को विश्वास है, हमको है, मुझे है, तो वो पार्टिसिपेट करने का भी मौका रहता है लार्ज कैप के।